हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल जुंग इनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ उसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस आए थे, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक टाइम ये था जब कार्ल जुंग और फ्रॉइड बहुत अच्छे दोस्त थे। 5 साल तक इनकी दोस्ती रही। जब फर्स्ट टाइम कार्ल जुंग फ्रॉइड से मिले थे तो 13 घंटे के आसपास इनकी बातचीत चली थी। 13 घंटे के आसपास इनकी बातचीत चली और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए। 5 साल बहुत गहरी दोस्ती रही, लेकिन उसके बाद भी 5 साल बाद डिस्प्यूट हो गया और दोनों अलग हो गए। तो क्या वो वजह थी, डिस्प्यूट क्यों हुआ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे, इसको आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो डिसएग्रीमेंट था वो था टॉपिक ऑफ सेक्स को लेके। अब सेक्स को लेके इनके बीच में क्यों डिफरेंसेस आए। फ्रॉइड का ऐसा मानना था कि आदमी जो भी करता है उसके पीछे जो प्राइम जो की मोटिवेशनल फोर्स है वो सेक्स ही है। ठीक है, तो उनकी जो पूरी कहानी है फ्रॉइड की वो सेक्स के अराउंड ही घूमेगी। लेकिन जुंग इससे एग्री नहीं करते थे। जुंग कहते थे कि जो सेक्स एनर्जी है, जिसको लिबिडो बोला जाता है, वो कहते हैं इंपॉर्टेंट है बट सब कुछ नहीं है। उन्होंने फ्रॉइड को डिस्कार्ड नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहते थे सेक्स की एनर्जी इंपॉर्टेंट है बट सब कुछ नहीं है आदमी की लाइफ में। सारा का सारा मोटिवेशन का फोर्स ये नहीं हो सकता। तो जुंग का मानना था कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आदमी को मोटिवेट करती हैं। जैसे ही क्या, जुंग का मानना था कि आदमी ना कुछ लेगेसी छोड़ना चाहता है, आदमी कुछ अपना नाम बनाना चाहता है, आदमी कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है, एक ग्लोरी, ताकि हजारों हजारों साल तक लोग उसका नाम याद रखें। ठीक है, जिसके लिए आप कह सकते हो कि जो आर्टिस्ट होते हैं कुछ अपनी आर्ट से ऐसा क्रिएट करते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी डिस्कवरीज के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो जो इंडिविजुअल का जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलाइज करना। देखो, हम सब पैदा बहुत सारे पोटेंशियल के साथ होते हैं, लेकिन उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो जुंग कहता था जो जिस पोटेंशियल के साथ इंसान पैदा हुआ है, पोटेंशियल को जब वो एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है तो वो इंडिविजुअल की सबसे बड़ी हाईएस्ट वो है अचीवमेंट, और वो कहता है ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। अब इससे आपको ये भी मालूम पड़ेगा जो जुंग का जो फोकस है ना वो क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, इनकी तरफ भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, तभी उनके दिमाग में इस टाइप के आइडिया आ रहे थे कि आदमी सिर्फ वो नहीं है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे नहीं है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है। सेकंड, अनकॉन्शियस को लेके फ्रॉइड का मानना था जो हमारा अनकॉन्शियस होता है वो पर्सनल होता है। मतलब जैसे कि मेरा जो अनकॉन्शियस है मेरा है, मतलब मेरी मेमोरीज हैं, मेरा चाइल्डहुड है, और जो भी मेरा पास्ट है वो मेरे अनकॉन्शियस में है, और जो मैंने रिप्रेस कर रखा है वो वहां पे है। ठीक है, तो फ्रॉइड का जो अनकॉन्शियस है वो पर्सन तक लिमिटेड है क्योंकि उसका पर्सनल अनकॉन्शियस है। और सेकंड, वो थोड़ा सा ना आप देखोगे फ्रॉइड उसको नेगेटिव उसमें देखते हैं क्योंकि हम एंगर को और सेक्स को दबा रहे हैं। लेकिन जुंग कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस है वो खाली पर्सनल नहीं है, उसके बियॉन्ड है। बियॉन्ड कैसे है, वो कहते हैं कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है, ये टर्म जुंग का दिया हुआ है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का मतलब ये है कि जुंग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हर आदमी का एक पर्सनल अनकॉन्शियस है कि आपका अलग है, मेरा अलग है, क्योंकि आपकी मेमोरीज अलग हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आपका चाइल्डहुड अलग है। तो एक पर्सनल अनकॉन्शियस तो है, जैसा फ्रॉइड ने बोला, जुंग भी मान रहे हैं कि पर्सनल अनकॉन्शियस होता है। लेकिन जुंग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाते हैं। जुंग कहते हैं कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि हम सब ह्यूमंस एक लेवल पे जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। और खाली ह्यूमन से नहीं, वो तो कहते थे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एक जगह पे सब जुड़ी हुई है क्योंकि हमारा एक कलेक्टिव पास्ट रहा है। एग्जांपल के लिए, जैसे कि इन जनरल हम सबको ना बहुत अंधेरे से डर लगता है। अब बहुत अंधेरे से क्यों डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में जो एंसेस्टर्स थे हमारे, जंगलों में रहते थे, तो अंधेरे से डर था क्योंकि अंधेरे में अनसर्टेनिटी है, कोई जानवर हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो मेमोरी है एक तरीके से जेनेटिक मेमोरी है, वो पास ऑन हुई है हम सबके अंदर। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। बहुत बार आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी, आप देखेंगे आपने ना तो कभी सीखी है ना आपने एक्सपीरियंस करी है, पर आपको लगेगा यार ये चीज मेरे दिमाग में आइडिया कहां से आ रहा है, ये थॉट्स मेरे दिमाग में कहां से आ रहे हैं, ये तो मैंने कहीं सीखा नहीं, मैंने कहीं स्कूल में नहीं सीखा, कॉलेज में नहीं देखा, मैंने पढ़ा नहीं। तो वो जुंग कहते हैं क्योंकि आपके एंसेस्टर्स के थ्रू वो जेनेटिक मेमोरी आपके अंदर पास ऑन हुई है। तो कलेक्टिवली हम सब ह्यूमंस एक लेवल पे जुड़े हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैंने बोला ना ह्यूमंस नहीं, वो तो सारे लिविंग बींग्स को जोड़ लेते हैं। इसको जुंग ना बहुत हद तक आर्कीटाइप्स और सिंबल्स के थ्रू बात करते हैं। आर्कीटाइप्स के थ्रू कैसे, जैसे एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मदर का एक थॉट है, तो मदर से हम सब जितने भी मोस्टली ह्यूमन सब ये मान के चलते हैं कि जो मदर है वो एक बहुत ही केयरिंग फिगर है, एक बहुत ही लविंग फिगर है। ठीक है, तो हम सबके दिमाग में एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज रहती है मदर का। जैसे नाम सुनते हैं कि बहुत ही कोई लव केयर ऐसी एक इमेज आ जाती है। ठीक है, क्यों आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें पास्ड ऑन है, पूरे हमारे जो एवोल्यूशनरी पास्ट रहा है वहां से पास ऑन हो रही है। ठीक है, तो जुंग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हीरो, अब जब हीरो का आइडिया आता है तो हम क्या सोचते हैं, अब हीरो का आइडिया तो हम सोचते हैं नोबल होगा, करेजियस होगा, ब्रेव होगा। ठीक है, तो ये कहां से आ रहे हैं, वो कहते हैं कलेक्टिवली, क्योंकि ह्यूमंस का जो पास्ट है वो कलेक्टिव रहा है, पीछे से आ रही हैं चीजें, पास ऑन हो रही है मेमोरीज हमारे अंदर सबके अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से वो यूनाइट कर रहे हैं
सबको, क्योंकि देखो उसका मैंने फिर वही बोला, क्योंकि जुंग ने फिलॉसफी पढ़ी थी, जुंग ने माइथोलॉजी पढ़ी थी, जुंग ने रिलीजन को पढ़ा था, तो ये सब चीज़ें उनकी जो अनकॉन्शियस की जो बातें कर रहे हैं उसमें रोल प्ले कर रही हैं। बट फ्रॉइड कहता है सिर्फ पर्सनल अनकॉन्शियस पे चीज़ें खत्म हो जाती हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जैसी चीज़ नहीं होती। लेकिन जुंग कहता है कि नहीं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है। एक लेवल पे सारे जितने लिविंग बींग्स हैं वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा कलेक्टिव पास्ट रहा है। अब फिर एक डिफरेंस आता है ड्रीम्स को लेकर। ड्रीम्स को लेकर डिफरेंस कैसे है, जैसे फ्रॉइड का मानना था कि अगर आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, एक सिंबल अगर आ रहा है ड्रीम में, ठीक है, तो उसका एक ही मीनिंग है, सबके लिए एक ही मीनिंग है। मान ली किसी को बर्ड दिखाई दी तो सबके लिए एक ही मीनिंग है, किसी को कोई पेड़ दिखाई दिया तो सबके लिए एक ही मीनिंग है। पर जुंग कहता था ऐसा नहीं है, सबके लिए एक मीनिंग नहीं हो सकता, पर्सन टू पर्सन मीनिंग वेरी करेगा, क्योंकि हर आदमी डिफरेंट है, उसका कल्चर डिफरेंट है, उसका हिस्ट्री डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो जुंग का मानना था ड्रीम के जो सिंबल्स हैं उनका मीनिंग फिक्स्ड नहीं हो सकता, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। लेकिन फ्रॉइड कहता था नहीं, ये सिंबल है तो यही मीनिंग होगा सबके लिए। तो यहाँ पे एक दोनों के बीच में क्लैश आया। और साथ ही साथ फ्रॉइड का मानना था ड्रीम्स में जो चीज़ें आपको आती हैं वो आपके रिप्रेस थॉट्स होते हैं, और मोस्टली वो कहते थे रिप्रेस थॉट्स जो होते हैं आपके सेक्स और एंगर के ही होते हैं। बट जुंग कहता था ऐसा नहीं है, कहता था बहुत बार जो ड्रीम्स हैं वो आपका सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी भी है, आपको बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें भी उसमें सिंबल्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं। और ये चीज़ देखी भी गई है, बहुत सारे साइंटिस्टों को बहुत सारे जो डिस्कवरीज हैं या जो कुछ पजल्स हैं उन्होंने ड्रीम में सॉल्व करी हैं, सिंबल्स के फॉर्म में उनको हिंट्स मिले थे। और साथ ही साथ जुंग का ये भी मानना था कि ड्रीम्स हमारे फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकती हैं। कुछ ड्रीम्स में आपको ऐसे हिंट मिल सकते हैं जो आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो, कुछ ऐसे आपको इमेजेस आ सकती हैं, कुछ ऐसे आपको सिंबल्स दिखाई दे सकते हैं जो आपको फ्यूचर को आपके प्रेडिक्ट करते हैं। जो उनका एक डिफरेंस था वो था पैरासाइकोलॉजी को लेके, या आप कह सकते हैं थोड़ा पैरानॉर्मल चीज़ों को लेके। अब इसमें क्या था, एक स्टोरी ये है इस तरह से कि जुंग एक बार फ्रॉइड से इस बारे में बात करने गए थे। वो कहते थे कि यार तुम इन चीज़ों में बिलीव करते हो, पैरानॉर्मल चीज़ों में, भूत प्रेतों में, आत्माओं में। तो फ्रॉइड कहता था यार मैं तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला फ्रॉइड नास्तिक थे, बिलीव नहीं करते थे इन चीज़ों में। वो कहते हैं मैं बिलीव नहीं करता। जैसे ही उन्होंने बात बोली, पीछे ना उनके बुक केस था जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे थे फ्रॉइड और जुंग, तो पीछे से ना एक आवाज़ आई, एक अजीब सी आवाज़ आई। तो जुंग ने बोला देखो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का प्रूफ है जो तुम्हें आवाज़ आ रही है। तो फ्रॉइड गुस्सा हो गए उनसे बहुत ज़्यादा, उसने कहा ये क्या तुम ऐसी बातें करते रहते हो। बट जैसे ही ये बात बोल के फ्रॉइड चुप हुए, आवाज़ दोबारा आई, और इस बार आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी। अब आवाज़ को सुन के दोनों हक्के बक्के रह गए, चुप हो गए और दोबारा कुछ बोले नहीं। अब एक केस और भी है जिसमें जुंग बताते हैं कि उनके पास एक पेशेंट आया था ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वो पेशेंट उनको बता रहा था कि उसने सपने में ना एक सोने का पत्थर देखा था, ठीक है, गोल्ड का एक स्टोन देखा था। अब ये बात हो गई, जब जुंग ने उनकी बात सुनी उन्होंने कहा ठीक है आपने सपने में देखा था। वो पेशेंट घर चला गया। अगले दिन जब वो दोबारा आया, जुंग उससे बात कर रहे थे, ठीक है, अपने क्लिनिक में। तो क्लिनिक के बाहर जो खिड़की थी वहाँ पर ना एक चीज़ आके बड़ी तेज़ टकराई, बड़ी तेज़ आवाज़ आई, धाड़, खिड़की पे लगा कोई पत्थर। अब जब बाहर जाके जुंग ने देखा तो वो जो पत्थर था ना, वो वही पत्थर था सोने का जिसके बारे में उनका पेशेंट उनसे बात कर रहा था। एक दिन पहले बता रहा था ना वो कि मेरे को सपने में एक सोने का पत्थर दिखाई दिया। जब बाहर जाके जुंग ने देखा ना तो वो वही पत्थर था जिसके बारे में उनके पेशेंट ने उनको बताया था एक दिन पहले। तो इससे जुंग को ऐसा लगने शुरू हुआ, उनको आइडिया आना शुरू हुआ कि चीज़ें जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है और जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये कनेक्टेड है। फ्रॉइड तो मानते नहीं थे इन चीज़ों को, लेकिन जुंग ने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस करी थी जिससे उनको लगने लगा कि यार जो इनर वर्ल्ड है और आउटर वर्ल्ड है ये कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम इसको डिस्कार्ड कर दें कि इनर वर्ल्ड अलग है एक्सटर्नल वर्ल्ड अलग है। फ्रॉइड की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत हद तक ना आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखेगी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में सोचने के लिए, बट जुंग कई सारे मल्टीपल डायमेंशन से आपको सोचते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिनकी वजह से फिर इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ और ये अलग हो गए। तो ये आज मैंने आपको बताया कि दो साइकोलॉजी के जाइंट्स, उनके बारे में डिस्प्यूट, पूरा मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई। आई होप आपको उस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि फ्रॉइड ज़्यादा सही थे कि जुंग ज़्यादा सही थे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।